CH11 सनशाइन स्कूल के ओनर सनशाइन स्कूल एक ब्लैक कलर की SUV कार स्कूल के सामने आकर रुकी। इस समय लंच टाइम हो रहा था, इसलिए सबकी नज़र उस पर जा चुकी थी। ऐसी कार यहाँ कम ही देखने मिलती थी। उसमें से एक आदमी बाहर निकला जिसने उसके बड़े बड़े काले चश्मे धूप से चमक रहे थे। वो सीधा प्रिंसिपल ऑफिस चला गया। किसी की उसे रोकने की हिम्मत नहीं हुई। प्रिंसिपल सर किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। अपने सामने उस आदमी को देखकर उन्होंने घबराकर फ़ोन काटा और उसे सामने बैठने को कहा। उसने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, आप उन दोनों को बुला लीजिए। प्रिंसिपल ने एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह हाँ में सिर हिलाया और अपने प्यून को उन दोनों को बुलाने को कहा। रावी और वीरा अपनी क्लास में बैठकर बुक्स पढ़ रही थी। तभी प्यून ने आकर उन्हें कहा कि उन्हें प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। दोनों उठकर खड़ी हो गई और प्रिंसिपल के ऑफिस में चली गई। वह जाकर दोनों में से किसी ने भी एक शब्द नहीं कहा और सोफे पर जाकर बैठ गई। जो आदमी अब तक कुर्सी पर आराम से बैठा था, जैसे ही उसने रावी और वीरा को आते देखा वह उठकर खड़ा हुआ और उन दोनों की साइड में खड़ा हो गया। प्रिंसिपल सर भी उनके सामने सोफे पर बैठ गए। वीरा ने कहा, शिव भैया इन्हें एक्सप्लेन करो। हाँ, वो शिव ही था। शिव ने प्रिंसिपल सर से कहा, प्रिंसिपल सर, मैम चाहती है कि कल आप एक प्लान करें जिसमें कुछ बच्चों को शहर के बाहर एक्टिविटीज़ के लिए भेजा जा रहा हो, जिनमें दोनों मैम का नाम भी होना चाहिए और यह इन्फॉर्मेशन आपको उनकी मम्मी तक पहुंचाना है और यह काम आपको आज ही करना होगा। प्रिंसिपल अपना सिर ऐसे हिला रहा था जैसे वो कोई गुड़िया हो। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वीरा की आंखों में देख सके। वीरा ने कहा, ठीक है, हमारी बात हो चुकी है, हम जा रहे हैं। रावी ने प्रिंसिपल सर को देखा पर एक स्माइल के साथ कहा, सर आप ऐसे डरेंगे तो ये स्कूल कैसे चलाएंगे। ये कहते हुए वो बाहर चली गई। उनसे अपनी माथे का पसीना पोंछा। तभी अंदर वो मैडम आई जिन्होंने उस दिन वीरा को चैलेंज किया था। उन्होंने प्रिंसिपल सर की सारी बातें सुन ली थी। उन्होंने गुस्से में प्रिंसिपल सर को देखते हुए कहा, आप कैसे इन दो छोटी बच्चियों को अपने से ऐसे बर्ताव करने दे सकते हैं। आप इसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं और वह दोनों उन दोनों के तो बाप का भी पता नहीं है। आपने इन जैसी बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिया ही क्यों है। पता नहीं किसका गंदा खून होगी। वाकई लोगों को ये बात पता थी कि रावी और वीरा के पिता को देखा नहीं है और ना ही कभी किसी ने उनका नाम सुना है। प्रिंसिपल सर घूरकर उस मैडम को देख रहे थे और कुछ कहने वाले थे कि तभी उन दोनों को ऐसा लगा कि कमरे में ठंड बढ़ने लगी है। प्रिंसिपल ने डर के दरवाजे की तरफ देखा और उसका चेहरा बुरी तरह पीला पड़ गया था। दरवाजे पर रावी खड़ी थी। वो शायद अपना कुछ सामान भूल गई थी जो वह लेने आई थी और जब वो यहाँ आए तो उसने उस मैडम की सारी बातें सुन ली थी। इस समय उसकी आंखों में जो हर टाइम मासूमियत और खुशी दिखती है, वो किसी डेविल की तरह लग रही थी जो किसी को भी मार सकता हो। वो अंदर आई, उसने अपनी वो बुक उठाई और स्माइल करते हुए प्रिंसिपल को कहा, प्रिंसिपल सर मैं कहना चाहती हूँ कि आपने स्कूल में काफ़ी अच्छी टीचर रखी हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसे टीचर और दूसरे स्कूल में भी हो। वो एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कह रही थी, पर प्रिंसिपल को उसकी मुस्कान में खतरे का साइन नजर आ रहा था। रावी ने अपनी कॉपी में पेंसिल से कुछ लिखा और वो प्रिंसिपल को देकर चली गई। प्रिंसिपल ने कांपते हुए हाथों से उस कागज को देख रहा था। फिर उसने अपने सामने खड़ी बेवकूफ़ मैडम को देखा जो अभी भी गुस्से से बाहर जाती हुई रावी को घूर रही थी। प्रिंसिपल ने मैडम को कहा, उन्हें घूरना बंद करो, तुम जानती हो तुम्हारे साथ अभी क्या हुआ है। मैडम नासमझी में प्रिंसिपल को देखने लगी। प्रिंसिपल अपनी सीट पर जाकर बैठ गए और कहा, तुम्हें तुम्हारी जॉब से निकाला जा रहा है और तुम्हारा टीचर होने का लाइसेंस भी रद्द किया जा रहा है। मैडम डर कर मारे कांपने लगी और उसने कहा, पर मैंने क्या किया। प्रिंसिपल हकलाते हुए कहने लगे, तुम्हें क्या लगता है तुमने अभी जिसके बारे में बात की वो कौन थी। मैडम ने कहा, आप उन दोनों लड़कियों की ऐसी साइड कैसे ले सकते हैं। प्रिंसिपल ने चिल्लाकर कहा, बेवकूफ़, वो इस स्कूल की ओनर है। जिस स्कूल में तुम खड़ी हो वह उनका है और तुमने उन्हीं के बारे में ये सब कहने की हिम्मत की है। टीचर बर्फ की तरह जम गई थी। उन्होंने पूछा, ये कैसे हो सकता है। प्रिंसिपल ने कहा, यह मैं नहीं जानता, पर 2 साल पहले वो इसी आदमी के साथ यहाँ आई थी और उन्होंने इस स्कूल को खरीदा था। तब हमारा स्कूल बहुत छोटा सा था और इन 2 सालों में इतनी डेवलपमेंट जो हुई है इन दोनों लड़कियों ने ही की है। यहाँ तक कि जिस लाइब्रेरी से तुम इन्हें भगाना चाहती थी, वहाँ की हर एक बुक स्पेशल ऑर्डर पर मंगाई जाती है, जिनके राइटर खुद यही डिसाइड करती हैं और उस लाइब्रेरी को भी इन्होंने ही डिज़ाइन किया है। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। मैडम रोते हुए कहने लगी, मुझे जाने दीजिए सर, मुझे माफ़ कीजिए, मैं उन दोनों से माफ़ी मांग लूँगी। प्रिंसिपल ने कहा, तुम चाहती क्या हो कि वो दोनों तुम्हें माफ़ करें। अपने शब्दों के बारे में सोचो जो तुमने अभी कहे थे। एक पल को तुम ये शब्द वीरा को कहती तो वो तुम्हें इतनी कठोर सज़ा नहीं देती। रावी जितनी शांत और प्यारी है उतनी ही खतरनाक है। उसकी मुस्कान सिर्फ मिस्ट्री से भरी होती है। मैं नहीं जानता अभी तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। ये कहकर उसने उस मैडम को वहाँ से भेज दिया। रावी जब से क्लास में आई थी सबसे शांत ही बैठी थी और वीरा कब से यह बात नोटिस कर रही थी।
उसने अपनी कॉपी में क्वेश्चन सॉल्व करते हुए रावी से कहा, किसी ने कुछ कहा है? रावी धीरे से कहने लगी, फिर से वही पापा वाली बात। वीरा का हाथ अपने पेन पर कस गया। उसने रावी को घूरते हुए कहा, मैंने कितनी बार कहा है इस बारे में बात मत करा करो। रावी सर नीचे करके कहने लगी, मैं नहीं करती हूँ, पर मैं सबको तो नहीं रोक सकती। वीरा ने एक लंबी सांस ली और रावी के कंधे पर हाथ रखकर कहने लगी, तू जानती है ना, तूने मम्मा की हालत देखी है ना। जब रावी और वीरा छोटी थी तो गायत्री जी की बहू उन्हें बार बार नाजायज कहा करती थी, जिस कारण धैर्या ने वो घर छोड़ दिया था। उसने उन दोनों को ये शब्द का मतलब समझ नहीं आता था, पर कई बार लोग उन्हें अलग अलग चीजें कहकर चिढ़ाया करते थे और उनकी मम्मी को भी परेशान करते थे। रावी और वीरा बार बार धैर्या से अपने पिता के बारे में पूछा भी करती थी, पर एक दिन उन्होंने धैर्या को आधी रात को खिड़की के पास बैठकर घुटनों को गले लगाकर रोते हुए देखा था। वो रोते हुए कह रही थी, क्यों हम अपने बच्चों को यह नहीं बता सकते कि उनके पिता कौन है? हम क्यों इतने बेबस हैं? हम उनके सवालों के कारण अपनी जिंदगी जीने से डरने लगे हैं। हम दुनिया के सवाल झेल लेते हैं, पर अपनी बच्चियों का क्या करें? जब रावी और वीरा ने अपनी मम्मी को इस तरह टूटा हुआ देखा था तो उन दोनों ने फैसला किया था कि वो आज के बाद कभी भी अपनी मम्मी से अपने पापा के बारे में नहीं पूछेगी, और तब से ही उन्हें पापा शब्द से नफरत हो गई थी। उन्हें ऐसा लगता था कि उन्होंने उनकी मम्मा को छोड़ दिया था। तो आखिर कहाँ जाने वाली हैं रावी और वीरा, और कैसे बनी वो स्कूल की ओनर? क्या उन्हें पता चल पाएगा कि उनके पिता कौन है? CH12 राजन शाही शाम को जब वो दोनों घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी अहाना मासी भी घर आई हुई है और धैर्या के साथ मिलकर उनकी पैकिंग कर रही है। ये देखकर वो समझ गई कि प्रिंसिपल ने अपना काम कर दिया है। धैर्या ने जैसे ही अपनी दोनों बेटियों को देखा, उसने उन्हें अपने पास बुलाया और उनके सर पर हाथ रखते हुए कहने लगी, आप दोनों फिर जा रही हैं? वीरा ने कहा, मम्मा कंपटीशन है, काफी सारे बच्चों को भेजा जा रहा है। रावी उछलते हुए कहने लगी, आपको पता है मम्मा, मैं भी सिलेक्ट हुई हूँ और देखना इस बार मैं जीत कर आऊंगी। रावी और वीरा को जब भी कहीं जाना होता था वो इसी तरह का कंपटीशन का बहाना बनाया करती थी, पर अहाना को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो घूरकर उन दोनों को देख रही थी। उसने वीरा को देखते हुए कहा, तुम्हारे स्कूल में बहुत कंपटीशन होते हैं? वीरा ने भी उसी तरह घूरते हुए अहाना को देखकर कहा, क्योंकि हम कंपटीशन में भाग लेने के लिए कैपेबल हैं, और अब ज्यादा एक्टिविटीज भी स्कूल में शामिल की जाती हैं। आपके स्कूल टाइम ही नहीं होता होगा। अहाना मन में कहने लगी, मैं एक बार तुम शैतानों से जीतना चाहती हूँ। आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम छुपाती रहती हो? ये तो मैं जानकर ही रहूंगी। रावी धीरे से वीरा के कान में कहने लगी, आपको क्या लगता है ये कभी पता कर भी पाएगी? वीरा ने एक नज़र अहाना को देखा और अपने कमरे में चेंज करने चले गई। अहाना धैर्या के हाथ पर हाथ रखकर कहने लगी, तुम हर बार इन्हें कैसे जाने देती हो? धैर्या ने थोड़ा उदास होकर कहा, हम चाहते हैं हमारी बेटियां आत्मनिर्भर बने, हमारी तरह उनकी जीवन में परेशानियां ना हो। फिर उसने कहा, चलो रात का खाना बनाते हैं। अहाना मुंह बनाते हुए कहने लगी, मैं नहीं बना रही, वैसे भी खुद के हाथ का खा खा के बोर हो गई हूँ। धैर्या हंसते हुए किचन में जाकर कहने लगी, अच्छा ठीक है, हम बनाते हैं, और फिर खाना बनाने चले गई। जयपुर की शाही महल एक 65 साल का आदमी बड़ी सी तस्वीर के सामने खड़ा था, जिसमें कई सारे लोग थे और उन्हीं की बीच की कुर्सी में वो आदमी बैठा हुआ था। उसको पीछे से आवाज सुनाई दी, बड़े मालिक, दोनों कल आने वाली हैं। उस आदमी ने कहा, तुम सबको इन्फॉर्म कर दो, और वापस इस पेंटिंग को देखने लगा। हमें आप सबकी बहुत याद आती है। और इसकी आंखों से एक आंसू की बूंद गिर गई। फिर वो वहां के लिविंग रूम में आ गया। वो महल काफी सुंदर था, हर तरह की एंटीक वहां रखी गई थी। बड़े से झूमर के नीचे इसकी दीवारें अलग ही चमक रही थी। वो आदमी सोफे पर बैठा, उसी के सामने उसका हम उम्र का आदमी खड़ा था। उन्होंने कहा, जगदीश बैठ जाओ। जगदीश ने कहा, बड़े मालिक हम कैसे बैठ सकते हैं? तो वो आदमी थोड़ा रोब में कहने लगा, हमने कहा बैठो। फिर वो आदमी उसके सामने बैठ गया और उसे ऐसे देखने लगा जैसे कोई सवाल पूछना चाहता हो। उस आदमी ने अपने हाथ में पकड़े कप के प्याले को हिलाते हुए कहा, तुम पूछ सकते हो। जगदीश बहुत एक्साइटेड होते हुए कहने लगा, बड़े मालिक, क्या इस बार हम भी उनसे मिल सकते हैं? उस बूढ़े आदमी ने अपने सामने बैठे आदमी को देखा और कहा, आप उनसे क्यों मिलना चाहते हैं? वो आदमी अपनी आंखों में चमक लिए कहने लगा, हम जानना चाहते हैं कि 3 सालों में उन्होंने ऐसा क्या किया है। फिर उसने थोड़ा रुक कर कहा, बड़े मालिक बुरा ना माने तो बताए कि 3 साल पहले ऐसा क्या हुआ था। वो बूढ़ा आदमी अपना कप का प्याला नीचे रखकर कहने लगा, 3 साल पहले इंदौर एक छोटी सी पार्क में एक बेंच पर 55 से 60 के बीच का एक आदमी बैठा हुआ था। उसका चेहरा काफी उदास दिख रहा था। थोड़ी देर बैठने के बाद वो वहां से चला गया और कुछ देर बाद वापस लौट कर आया जैसे कुछ भूल गया हो। उसने देखा कि उस बेंच पर 2 छोटी छोटी सी लड़कियां बैठी हैं, जिनकी उम्र लगभग 4 साल होगी और उनके हाथ में एक ब्लैक कलर की फाइल थी।
वो आदमी आगे बढ़कर उनसे फाइल लेने जाने वाला था कि तभी उसकी कानों में एक मीठी सी आवाज सुनाई दी, आपको क्या लगता है? दूसरी बच्ची ने कहा, ये जल्दी बंद हो जाएगी। पहली बच्ची ने अपने गालों पर उंगली रखी और पाउट करते हुए कहने लगी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? दूसरी लड़की ने उस फाइल में कुछ नंबर पॉइंट करके कहा, यहाँ जो लाइबिलिटीज दिख रही हैं उन्हें बहुत ज्यादा दिखाया गया है, जिससे प्रॉफिट कम दिख रहा है, और कोई भी समझदार इंसान ही देखते समझ जाएगा कि यह गलत तरीके से बनी है। शायद कोई चाहता है कि यह कंपनी बंद हो जाए। पहली लड़की ने सर हाँ में हिलाया जैसे वो समझ गई हो। फिर उसने अपने आसपास देखकर कहा, पर किसी ने ऐसे ही यहाँ छोड़ दिया। पहली लड़की ने फाइल वहां पटक दी और उठकर कहने लगी, हमें दूसरों के मामलों में नहीं पड़ना चाहिए, घर चलो। पीछे वो आदमी अभी भी शौक में था। जब तक उसे होश आया तब तक वो दोनों लड़कियां वहां से जा चुकी थी। उसने उन्हें सब जगह ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। फिर लगातार 3 दिन तक वो पार्क में आता रहा। एक दिन वो दोनों लड़कियां उसे फिर दिखी। उनकी बड़ी बड़ी नीली आंखें थी और दोनों ने ही सफेद कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी। पहली लड़की के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और दूसरी लड़की उसका हाथ पकड़कर हिलाते हुए चल रही थी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। दोनों की शक्ल बिल्कुल एक जैसी थी, शख्सियत बिल्कुल अलग। वो आदमी उन दोनों के पास जाकर खड़ा हो गया। दोनों लड़कियों ने एक साथ सर उठाकर देखा। उस आदमी ने मुस्कान के साथ कहा, क्या आप दोनों हमसे थोड़ी देर बात करेंगे? वीरा आगे बढ़ते हुए कहने लगी, हम अनजान से बात नहीं करते, और वहां जाकर बेंच पर बैठ गई। आदमी भी उनके साथ वहां बैठ गया और कहने लगा, उस दिन जो फाइल आप दोनों के हाथ में थी वो हमारी थी। रावी ने अपने सामने बैठे आदमी को देखते हुए कहा, तो आपकी कंपनी बंद हो गई? वो आदमी ने निराशा से सर झुका लिया। तभी वीरा ने आगे देखते हुए कहा, अभी बंद नहीं हुई होगी। उस आदमी ने चमक के साथ अपने सामने बैठी हुई छोटी सी लड़की को देखा और कहा, तुम्हें कैसे पता? वीरा ने बिना किसी भाव के कहा, क्योंकि कुछ शेयर होल्डर अभी तक माने नहीं हैं, और फिर वहां से जाने लगी। वो आदमी थोड़ा उदास होकर कहने लगा, वैसे भी हम कुछ नहीं बचा सकते। वीरा चलते चलते रुक गई और पीछे मुड़कर कहने लगी, आप सही कह रहे हैं, जब आप अपने परिवार को ही नहीं बचा पाए तो इस कंपनी को कैसे बचाएंगे? उस आदमी ने हैरानी से अपने सामने खड़ी छोटी सी बच्ची को देखा। वीरा एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहने लगी, आपका आर्टिकल हर न्यूज़पेपर में छपा था कि आपका परिवार या कहें पूरा खानदान एक प्लेन क्रैश में मारा गया, जिसके बाद आपका सारा बिजनेस ठप हो गया और आपने उस पर ध्यान देना छोड़ दिया। पर शायद आप भूल गए कि आपके इस बिजनेस के कारण हजारों लोगों के घर में चूल्हा जलता है। आप तो जी लेंगे पर उनका क्या? ऐसे इंसान से बात नहीं करना चाहती जिसके कारण कई लोग दुखी हो। ये कहते हुए वहां से जाने लगी। तभी वो आदमी आगे आया और कहने लगा, आपको क्या लगता है, मैं सब होने देना चाहता हूँ, पर मेरे हाथ में कुछ नहीं है। वीरा वापस बेंच पर बैठ गई और कहने लगी, आपने कोशिश ही नहीं की। उस आदमी ने शर्म से अपना सर झुका लिया। हाँ, जब उसके परिवार का निधन हो गया था तो उसे लगा उसके लिए जीने की कोई वजह ही नहीं बची है। पर जब उसे पता चला कि उसकी कंपनी उसे धोखे से हड़प ली जा रही है और खत्म की जा रही है तो उसने इसके बारे में पता किया। उसे पता चला कि उसके परिवार को किसी ने जाल में फंसा कर मारा है और अब वो बदला लेना चाहता था। पर सालों पहले वो अपना बिजनेस अपने बेटों को दे चुका था, जिस कारण अब उसे इसे संभालना मुश्किल हो रहा था। उसने अपने सामने बैठी लड़की को देखा और कहा, क्या आप हमें बता सकती हैं, हमें क्या करना चाहिए? कोई भी यह नज़ारा देखता तो उसे पागल ही समझता कि वो एक 4 साल की बच्ची से अपने बिजनेस को बचाने की बातें कर रहा है। वीरा ने उसके हाथ में पकड़ी फाइल को लिया और कुछ पॉइंट्स के बारे में समझाने लगी जिनमें गलतियां थी, और उस आदमी को एक लैपटॉप मंगाने को कहा। फिर अपनी छोटी छोटी उंगलियों से लैपटॉप में कुछ करने लगी। तभी वहां आरएस कॉरपोरेशन की पूरी जानकारी आ गई, जिसमें ऊपर हेडलाइन देख रही थी कि राजन शाही अब पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। वीरा ने उन्हें कुछ बातें कही और चली गई। अगले 2 हफ्ते तक इसी तरह बोलो पार्क में मिलते रहे। राजन शाही का जो बिजनेस डूबने की कगार पर था वह वापस खड़ा होने लगा था। हर कोई अचंभे में था कि यह चमत्कार कैसे हो रहा है, पर किसी को भी विश्वास नहीं होगा कि यह सब 2 छोटी बच्चियों ने किया है। 2 महीने के अंदर अंदर उन्होंने उन गद्दारों को भी पकड़ लिया जिन्होंने उस प्लेन में बम लगाया था जिसमें उनका परिवार था। अब उनका बदला भी पूरा हो चुका था, पर अब वो अपनी कंपनियों में काम करने वाले लोगों के लिए जी रहे थे। और पिछले 3 सालों में उन्होंने उन 2 बच्चियों के साथ मिलकर अपने बिजनेस को पहले से भी ज्यादा मुकाम पर पहुंचा दिया था। उन्होंने उनके बारे में काफी कुछ पता लगाने की कोशिश की, पर उन्हें सिर्फ इतना पता चला कि वो ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें ये तक नहीं पता कि उनके पिता कौन है। जब उन्होंने धैर्या को देखा था तो उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि 20 साल की लड़की की इतनी सुंदर सुंदर बेटियां हो सकती हैं, वो भी इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट। राजन शाही को तो कभी कभी ऐसा लगता था कि वो दोनों इंसान ही नहीं है, खास करके वीरा को देखकर, क्योंकि वो हमेशा ऐसे फैसले लेती थी जो बड़े से बड़े इंसान को कांपने पर मजबूर कर दे। राजन शाही की कंपनी जितनी ज्यादा सक्सेसफुल थी उतनी ही खतरनाक भी, क्योंकि वहां धोखा करने वालों की सजा जान पाना बहुत मुश्किल था।
तो क्या होने वाला है इस ट्रिप में वीरा और रावी के साथ? क्या होगा जब घर वालों को अपनी इंटेलिजेंट लड़कियों के बारे में पता चलेगा? क्या आरएस कंपनी के बोर्ड मेंबर्स को भी पता चल पाएगा उनकी कंपनी के ओनर 7 साल की लड़कियां हैं? CH13 रावी और वीरा की मीटिंग दूसरे दिन सुबह ही स्कूल बस रावी और वीरा को लेने आ चुकी थी। अहाना पिछली रात धारिया के साथ ही रुकी थी। जब वीरा और रावी जा रहे थे तो अहाना ने बस वाले से पूछा, ये बस पूरी खाली क्यों है? तो बस वाले ने बताया कि बाकी बच्चों को लेने के लिए ही जा रही हैं। उस बस में ड्राइवर के बगल में शिव बैठा हुआ था। बस के जाने के बाद धारिया थोड़ी उदास हो गई थी। अहाना ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जब उनके जाने से इतना बुरा लगता है तो उन्हें भेजती ही क्यों हो? धारिया ने एक दुख भरी मुस्कान के साथ कहा, हमारे माता पिता ने हमें छोड़ दिया, पर हम अपनी बेटियों को इतना सक्षम बनाना चाहते हैं कि उन्हें किसी की जरूरत ही ना हो। उधर बस एयरपोर्ट के पास जाकर रुकी। रावी और वीरा ने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था और वो दोनों एयरपोर्ट के अंदर जा रही थी। शिव उनके पीछे ही था। चेकिंग के बाद वो लोग अंदर जाकर एक प्राइवेट प्लेन में बैठ गए। वो काफी लग्जरियस था। वीरा के हाथ में एक लैपटॉप था जिसमें वो कुछ काम कर रही थी और रावी के हाथ में एक फाइल। रावी चॉकलेट खाते हुए इस फाइल को पढ़ रही थी। वीरा ने उसे घूरते हुए कहा, एक भी पेज पर दाग नहीं लगना चाहिए। रावी मुंह बनाते हुए कहने लगी, नहीं लगाऊंगी। शिव उनके सामने ही बैठा था, अपने सामने बैठी लड़कियों को देख रहा था। जयपुर एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद 4 गाड़ियां उनके सामने खड़ी थी। वीरा और रावी उनमें से एक कार में बैठ गई। वो गाड़ियां जयपुर की सड़कों पर दौड़ने लगी थी। रावी पूरा टाइम खिड़की से बाहर ही देख रही थी। थोड़ी देर बाद वो लोग आरएस कॉरपोरेशन की बिल्डिंग की अंडरग्राउंड पार्किंग में खड़े थे। वहां की एक प्राइवेट लिफ्ट से वो लोग टॉप फ्लोर पर गए। सामने वाले कमरे में कई सारे लोग बैठे हुए थे जो काफी इम्पेशेंट लग रहे थे। उनमें से एक आदमी ने कहा, आपको क्या लगता है आज हम उन दोनों से मिल पाएंगे? उसके बगल वाले आदमी ने कहा, पता नहीं शाही साहब हमसे 3 सालों से ऐसे ही कह रहे हैं, पर हमें आज तक उन दोनों से मिलने का मौका नहीं मिला। राजन शाही सामने की ही कुर्सी पर बैठे थे और सबकी बातें सुन रहे थे। तभी उनका फोन बजा। फोन पर शिव ने कहा, सर मैम आ गई है। राजन शाही ने फोन कट किया और सबको देखकर कहा, हम मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तभी किसी ने कहा, क्या वो दोनों नहीं आए हैं? राजन शाही ने घुरकर उस इंसान को देखा और कहा, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर हमें ज्वाइन करेगी। वो आदमी निराश हो गया। थोड़ी देर बाद सामने की स्क्रीन पर 2 चेयर दिखाई दी जिसकी पीठ उनकी तरफ थी। फिर मीटिंग स्टार्ट हो गई। सबकी कुछ ना कुछ शिकायतें थी। रावी और वीरा सबकी बातें सुन रही थी। फिर थोड़ी देर बाद रावी ने कुछ फाइल्स शिव के हाथों उस रूम में भेजी। सबको उसकी एक कॉपी दी गई। फिर सब उसे पढ़ने लगे। तभी रावी की आवाज आई, इसमें आपके एनुअल प्रॉफिट के बारे में दिया गया है। हमें बता सकते हैं आपको पिछली बार से ज्यादा प्रॉफिट हुआ है कि नहीं? हमारी कंपनी आपको हर तरह से सेटिस्फाई कर रही है और आप क्या चाहते हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब बेबुनियादी हैं। सब अपने सामने रखे डॉक्यूमेंट को देख रहे थे और कोई भी यह नकार नहीं सकता था कि 3 सालों में उनका प्रॉफिट पिछले 10 सालों से भी ज्यादा रहा है। सबके मुंह रावी की बातें सुनकर बंद हो चुके हैं। तभी वीरा ने कहा, जो हमारे फेवर में ना हो उसे अभी बोर्ड मेंबर में से निकाला जाएगा। उसकी आवाज सुनकर सब ठंडे पड़ गए क्योंकि सब जानते थे जिसकी ये दूसरी आवाज जिसकी है वो बहुत क्रूअल है। कोई भी फैसला लेने से पहले वो 2 बार नहीं सोचती हैं। रावी और वीरा ने इस समय एक वॉइस चेंज मशीन पहनी हुई थी जिससे उनकी आवाज भी 20 साल की लड़की की तरह लग रही थी, पर फिर भी वीरा की आवाज की कठोरता उस वॉइस डिवाइस से नहीं छुपा रही थी। थोड़ी देर बाद मीटिंग खत्म हो गई। अब राजन शाही वीरा और रावी के साथ अपने केबिन के सोफे पर बैठे थे। रावी और वीरा इस साल की बैलेंस शीट को देख रहे थे और इससे काफी सेटिस्फाई लग रही थी, पर वीरा के चेहरे पर कुछ परेशानी थी। उसने राजन शाही को देखते हुए कहा, पिछली बार हमारे हाथों से 2 प्रोजेक्ट जा चुके हैं। राजन शाही थोड़ा झिझकते हुए कहने लगे, हाँ ऐसा हुआ तो है। वीरा ने गुस्से में वो फाइल नीचे रखी और कहा, मेरी तरफ से सारे एम्प्लॉयज को एक नोटिस भेजो कि जो अपना काम सिंसियरली नहीं करेगा उसे इस कंपनी से निकालने के साथ ही ब्लैक लिस्टेड भी किया जाएगा। शिव उसके पीछे ही खड़ा था। जैसे ही उसने वीरा का ये ऑर्डर सुना वो चला गया। शिव सिर्फ वीरा और रावी के ऑर्डर सुनता था। वो उनका पर्सनल असिस्टेंट और बॉडीगार्ड था। जब उसे इन दोनों बच्चियों का काम दिया गया था तो उसे बहुत गुस्सा आया था, पर जैसे जैसे समय बीतता गया वो उनकी इंटेलिजेंस का दीवाना हो गया था। वो चाहता था कि उसके बच्चे भी ऐसे ही हो। फिर भी राजन शाही की तरफ देखते हुए कहा, मुझे आपसे कुछ काम है। राजन शाही ने अपनी पीठ सीधी कर ली। उसे वीरा से काफी डर लगता था। तभी रावी राजन शाही के पास बैठे हुए उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहने लगी, ग्रैंडपा आपको दी से इतना नहीं डरना चाहिए। वीरा ने घूर कर रावी को देखा, फिर राजन शाही से कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरी मम्मी जिस कंपनी में काम करती हैं आप उनका ट्रांसफर उस कंपनी की दूसरी ब्रांच देहरादून में है उधर कराएं। राजन शाही कंफ्यूजन में वीरा को देखने लगे तो वीरा ने आगे कहा,
मेरी मम्मी को हार्ट में प्रॉब्लम है और उनका इलाज देहरादून में ही हो सकता है, क्योंकि वहाँ की हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं और जो डॉक्टर उनका ऑपरेशन कर सकता है वो भी वही है, इसलिए हमें वहाँ जाना होगा। मैं चाहती हूँ कि आप ये काम करें। राजन शाही ने सिर्फ अपना सिर हाँ में हिला दिया। वीरा ने जब वो डिटेल्स देखी थी तो उसे पता चला था कि जिस परिवार के लिए वो डॉक्टर काम करता है वो देहरादून का एक नामी परिवार है, और अगर उससे अपनी माँ का इलाज कराने के लिए उसे मनाना है तो उसे देहरादून जाना ही होगा। CH14 ट्रांसफर इन देहरादून। दूसरे दिन जब रावी और वीरा घर आए तो उन्होंने वही अपने घर की नॉर्मल एक्टिविटीज की। अगले दिन धैर्या अपने ऑफिस गई थी, जहां सब उसे कांग्रेचुलेशन रहे थे। वो काफी कंफ्यूज थी। तभी उसके बॉस ने उसे अपने केबिन में बुलाया और उससे हाथ मिलाते हुए कहने लगा, मिस धैर्या, आपका प्रमोशन हुआ है। ये सुनकर धैर्या शौक और खुश दोनों साथ में हो गई थी। उसने अपने बॉस को थैंक यू कहा और ट्रांसफर लेटर ले लिया। जब उसने ट्रांसफर लेटर खोला तो उसके पैर लड़खड़ा गए। उसने अपने बॉस की तरफ देखा और कहा, हमें नहीं जाना है, अभी वापस ले लीजिए। वो बॉस उसे कंफ्यूज होकर देख रहा था। उन्होंने कहा, धैर्या, क्या कोई परेशानी है? धैर्या को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपनी बात कैसे कहे। बॉस ने उसे थोड़े गुस्से में कहा, मैं कुछ नहीं जानता, हेड ऑफिस से ऑर्डर से आए हैं और तुम्हें जाना होगा। धैर्या थोड़ी उदास होकर वहां से चली गई। जब वो घर पहुंची तो उसने देखा कि रावी और वीरा स्कूल से आ चुके थे और सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे। जैसे ही धैर्या की नज़र उन दोनों पर पड़ी उसकी आंखें नम हो गई। उसने मन में कहा, क्यों वो जगह हमें वापस बुला रही है? फिर एक गहरी सांस लेकर अपने कमरे में चली गई। रावी की नज़र पूरा समय धैर्या पर थी जब से वो घर में आई थी। उसने वीरा से कहा, क्या दी मम्मी किसी परेशानी में है? उनका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों था? रावी ने भी धैर्या के कमरे की तरफ देखा और कहा, शायद मम्मी यहाँ से जाना नहीं चाहती। दूसरे दिन धैर्या अहाना और गायत्री के साथ बैठी थी। काफी परेशान दिख रही थी वह। गायत्री जी ने उसके हाथ पर हाथ रखा और कहा, तुम कब तक इनसे भागती रहोगी? समय आ गया है कि तुम सामना करो। तुम्हें अपनी बच्चियों को भी पालना है और ये तुम्हारे लिए एक मौका है उन्हें एक अच्छी जिंदगी देने का। वहां तुम्हें एक अच्छी पोस्ट दी जा रही है। अहाना ने भी उनका साथ देते हुए कहा, हाँ धैर्या, मासी सही कह रही है, तुम्हें यह मान लेना चाहिए। काफी मुश्किलों से धैर्या उनकी बात मान गई थी। अगले दिन धैर्या ने घर को ताला लगाया पर थोड़ी दूर खड़े होकर उसे देखने लगी। उसने मन में कहा, हमारी जिंदगी के सबसे कीमती 3 साल हमने यहाँ बिताए थे, पर हम यहाँ से जा रहे हैं। पता नहीं कब लौटेंगे या लौट पाएंगे भी या नहीं। ये कहते हुए उसकी आंखें थोड़ी नम हो गई। तभी उसको अपने हाथों में कुछ गर्म महसूस हुआ। उसने देखा कि रावी और वीरा दोनों ने अपने एक एक हाथ धैर्या के हाथ पर रखा था और मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। धैर्या ने उन दोनों को अपने साथ लिया और टैक्सी में बैठने चले गई। उसने अपना सारा सामान टैक्सी पर रखवा लिया था। गायत्री जी और अहाना धैर्या को गले लगाकर कहने लगी, हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी। इस समय तीनों की आंखें नम थी। रावी भी रो रही थी। उसने गायत्री जी से कहा, बड़ी नानी, अब दी को बॉक्सिंग और मुझे योगा कौन सिखाएगा? गायत्री जी ने उन दोनों बच्चियों को देखा जिन्होंने उन्हें नानी कहकर बुलाया था और जिन्हें उन्होंने अपने हाथों से पाला था। वो तीनों टैक्सी में बैठकर चली गई। दूसरे दिन सुबह 5 बजे धैर्या ट्रेन से उतरी और अपना सामान खींचते हुए स्टेशन से बाहर जाने लगी। यह वही जगह थी जहां से उसकी सबसे बुरी यादें जुड़ी थी। तभी उसके पीछे से आवाज आई, मम्मी हमारे लिए रुको। धैर्या ने पीछे देखा। रावी अपनी आंखें मसलते हुए दौड़कर आ रही थी और वीरा शांति से चल रही थी। धैर्या को ध्यान आया कि वो तो अपनी बेटियों को भूल ही गई थी। उसे ना जाने क्या हुआ। उसने वो सामान वहीं छोड़कर दौड़कर उन दोनों के पास जाकर कस के गले लगा लिया, जैसे वो दोनों कहीं गायब हो जाएगी। रावी और वीरा सडन रिएक्शन के लिए तैयार नहीं थी और वो दोनों चौंक गई थी। पर तभी उन्हें महसूस हुआ कि धैर्या के कंधे कांप रहे थे। उन दोनों ने उसे कस के गले लगाया और धीरे धीरे उसे सहलाने लगी। थोड़ी देर बाद जब धैर्या नॉर्मल हुई तो अपने आंसू छुपाते हुए कहने लगी, हमें माफ करना, हम आपको भूले नहीं थे। भले ही वो कितना ही छुपा रही थी, पर वीरा ने अपनी माँ की आंखों में एक डर और दुख देख लिया था और अब वो किसी भी तरह इसका कारण जानना चाहती थी। उन लोगों ने स्टेशन के बाहर आकर एक टैक्सी ली और उस जगह चले गए जहां उन्होंने पहले घर किराए पर लेने की बात करके रखी थी। ज्यादा बड़ी कॉलोनी नहीं थी पर काफी साफ सुथरी और अच्छी थी। उन्होंने ब्रोकर को फोन किया और वो उन्हें फ्लैट की चाबी देकर चला गया। अभी 6 बजे ही बज रहे थे, इसीलिए धैर्या रावी और वीरा को सुलाने लगी। उसे पता ही नहीं चला कि उसे कब नींद आ गई। उसके आने के बाद रावी और वीरा ने अपनी आंखें खोली। रावी ने वीरा से कहा, क्या मम्मा के साथ कुछ गलत है? वो इतनी डरी हुई क्यों थी? वीरा, जो धैर्या के सर पर हाथ फेर रही थी, उसने कहा, पता नहीं, और कुछ तो है। चलो मम्मा सो गई हैं, हम बाकी काम देख लेते हैं। वो घर जाकर देखने लगी। घर अंदर से भी साफ सुथरा ही था। उन्होंने किचन में देखा कि वहां ज्यादा सामान नहीं था। अपने शूज पहनकर वो दोनों बाहर चली गई। नीचे थोड़ी दूरी पर कई सारी शॉप्स थी।
उन्होंने सब शॉप से घर की सारी जरूरतों का सामान ले लिया और खाने पीने का भी, और वहाँ के कुछ लोगों से उन्हें अपने घर में लाने को कह दिया। सब कुछ सेट करने के बाद वो दोनों धैर्या के पास जाकर सो गई। राजवंश हवेली वायु अपने कमरे में सो रहा था। उसके सपने में वही तीन थी, पर इस बार वो लोग दूर नहीं जा रही थी बल्कि वायु के पास आ रही थी। उन तीनों लड़कियों की आंखें दिख रही थी, जिनमें से उन दोनों छोटी बच्चियों की आंखें बिल्कुल उसी की तरह नीली थी। वो उस सफेद धुएं से सामने आते जा रहे थे, पर फिर वो रुक गए। वायु ने बेचैनी में अपना कदम आगे बढ़ाया, पर जैसे ही उसने आगे पैर रखा वो गहरी खाई में गिरने लगा और उसकी नींद टूट गई। उसने देखा कि वो बेड से गिर गया है। CH-15 नई सुबह जिम में तेजस एक बेंच पर बैठकर सामने ही देख रहा था। उसकी आंखें थोड़ी हताशा से भरी थी। उसने कहा, भाई 200 पुशअप्स हो गए, अब रुक जाओ। वायु जब से नींद से जगा था वो जिम में अलग अलग तरह के एक्सरसाइज ही कर रहा था। आज लगभग जिम की सारी मशीनें इस्तेमाल कर ही ली थी, और जब वो सब खत्म हुआ तो वो तब से पुशअप्स करे जा रहा था। तेजस अपने फोन में गेम खेलने लगा। तभी उसे कुछ गिरने की आवाज आई। उसने देखा कि वायु बेहोश हो चुका है। वो दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसका गाल थपथपाते हुए उसको होश में लाने की कोशिश करने लगा। उसने चिल्लाकर नौकरों को बुलाया। उसकी आवाज से घर के काफी लोग वहां इकट्ठा हो चुके थे। निर्मला देवी और कृपा काफी परेशान दिख रही थी। वायु को उसके कमरे में ले जाया गया। थोड़ी देर बाद जब वायु को होश आया तो उसके सामने उसने सिद्धार्थ को बैठे देखा, जो उसे घूर कर देख रहा था। वो उठकर बैठते हुए कहने लगा, ऐसे घूर रहा है जैसे खा जाएगा। सिद्धार्थ चिढ़ते हुए कहने लगा, तुझे तो खाना नहीं, तुझे मार डालना चाहिए। वैसे भी तू अपनी हरकतों से मरना ही चाहता है। पता है तुझे, तेरी मसल्स में प्रॉब्लम हो जाएगी अगर तू इस तरह से एक्सरसाइज करता रहेगा तो। वायु खड़ा हुआ, ड्रॉर में एक सिगरेट निकालकर खिड़की के पास खड़े होकर पीते हुए कहने लगा, आज सुबह फिर सपना आया था। सिद्धार्थ, जो अभी तक गुस्से में लाल हुआ रखा था, अचानक से वायु के पास खड़ा हो गया और कहने लगा, क्या देखा? वायु ने एक लंबा कश मारा और कहा, कुछ अलग या कुछ अच्छा। मैंने देखा कि वो हमेशा मुझसे दूर जाती थी, पर इस बार वह मेरे पास आ रही थी। दो बच्चे थे जिनकी आंखें बिल्कुल मेरी तरह थी, जैसे वह मेरा ही हिस्सा हो, पर जैसे ही मैंने उनकी तरफ कदम बढ़ाया, मैं गहरी खाई में गिरने लगा। उठने के बाद फ्रस्ट्रेशन के कारण मैं एक्सरसाइज कर रहा था। तुझे क्या लगता है? सिद्धार्थ ने एक लंबी सांस ली और कहा, भाई मुझे लगता है तुझे तेरे इमेजिनरी वर्ल्ड से बाहर आना चाहिए। मैं मानता हूँ कि पिछले 7 सालों से तेरे साथ काफी कुछ अजीब हो रहा है, पर यह तेरा इल्यूजन हो सकता है। हो सकता है कोमा में रहने के कारण तेरे दिमाग में कुछ ऐसे असर हुए हो जिसके कारण तुझे ऐसी चीजें दिख रही हैं। वायु ने घूरकर सिद्धार्थ को देखा और कहा, मैं अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर इसीलिए नहीं करता हूँ। क्या तू मुझे पागल कह रहा है? ये सुनते ही सिद्धार्थ ने अपना मुंह बंद कर लिया और वायु खिड़की के बाहर देखते हुए मन में कहने लगा, क्या सच में तुम मेरे पास आ रही हो? क्या हम मिलेंगे? ये कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ध्याया की जब नींद खुली तो उसने देखा कि रावी और वीरा उसे हक करके सो रही हैं। उन दोनों के हाथ उसकी कमर पर ऐसे बंधे थे जैसे कोई रस्सी हो। उसने धीरे से दोनों को खुद से अलग किया और इन दोनों के माथे पर किस करके नहाने चली गई। नहाने के बाद वह पूरा घर देखने लगी। उसे थोड़ा अलग दिख रहा था। जब वो आई थी तो वो कुछ खाली सा था। उसने अपने गीले बालों को तौलिए में लपेटा और किचन की तरफ जाने लगी। उसने देखा किचन में जरूरतों का काफी सामान रखा था, यहाँ तक कि वहाँ सब्जियां भी रखी थी। ध्याया सोच में पड़ गई कि उसने तो ये सब लाया ही नहीं थी। तभी उसे वहाँ एक नोट दिखा, उसमें लिखा था, ये हमारी तरफ से आपके वेलकम इनके लिए है। हमारी सोसाइटी में नए लोगों के आने पर उनकी जरूरतों का सामान दिया जाता है। ध्याया को ये थोड़ा अजीब लगा, पर उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वो सारी चीजें सेट करने लगी। सब कुछ करते करते 12 बजे बज गए। जब वो कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि रावी और वीरा एक दूसरे के सामने खड़ी थी और दोनों के हाथ में एक एक तकिया था। रावी ने कहा, दी आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने मुझे पलंग से लात मार के गिरा दिया। वीरा ने उसे घूरते हुए कहा, क्योंकि तू मेरे ऊपर अपनी पूरी बॉडी डालकर सो रही थी। मैं क्या तुझे बेड लग रही थी? रावी मुंह बनाते हुए कहने लगी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं कैक्टस का पेड़ हूं और आपको मुझसे कांटे लग गए हैं। वीरा गुस्से में उसके पास आते हुए अपना तकिया उठाकर उसे मारने लगी और रावी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। वो दोनों पूरे कमरे में दौड़ते हुए एक दूसरे को तकिए से मार रहे थे। ध्याया ने अपने सर पर एक हाथ रख लिया और कहा, ये दोनों इतना लड़ती क्यों हैं? फिर उन दोनों के बीच में खड़े होते हुए उनके हाथों से तकिया छीन लिया और दोनों को गुस्से से घूरने लगी। जब वीरा और रावी ने देखा कि उनकी मम्मी वहां आ गई है तो दोनों ने एक साथ कहा, इसकी गलती है। दोनों की उंगलियां एक दूसरे की तरफ थी। ध्याया ने दोनों के कान पकड़े और कहा, हमें नहीं जानना कि किसकी गलती है। हम बस इतना चाहते हैं कि आप दोनों 15 मिनट में तैयार होकर बाहर आएं। और वो चली गई। रावी ने वीरा से कहा, दी मम्मी पहले से बेटर दिख रही है ना? वीरा बैग को ठीक करते हुए कहने लगी, ऐसा कह सकते हैं।
कोई नहीं कह सकता था कि अभी दोनों दुश्मनों की तरह लड़ रही थी। दोनों ने मिलकर पूरा कमरा साफ किया और नहाकर बाहर आ गई। बाहर खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। रावी कूदते हुए किचन के पास जाकर चिल्लाने लगी, खीर बनी है ना? धारिया बाहर आते हुए कहने लगी, हमारा ये पहला दिन है तो मीठे से शुरुआत करते हैं। तीनों ने बैठकर खाना खाया। फिर रावी और वीरा टीवी देखने लगे और धारिया अपने डॉक्यूमेंट सेट करने लगी। उसने ट्रांसफर लेटर से कंपनी का नाम देखा, राजवंश कॉरपोरेशन। तो कैसा रहने वाला है धारिया का राजवंश कॉरपोरेशन में काम, या फिर कोई नया तूफान कर रहा है इन सब का इंतजार?